हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गृहिणी दोष। ठीक है, जिसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका एक बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनता है गृहिणी का। तो सबसे पहले इसके निदान क्या है। भोजन नहीं करना, अजीर्ण होने पर भी भोजन करना, विषमाशन, असात में अन्न का सेवन, गुरु शीत दुष्ट रूक्ष एवं पीयूषित यानी बासी भोजन करना, वमन विरेचन, स्नेहपान का विभ्रम हो जाना, देश काल और ऋतु का वैषम्य होना। ठीक है, इसके अलावा वेग धारण, अति मात्रा में भोजन, ये सब जो है गृहिणी के निदान हैं। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने गृहिणी के क्या अलग निदान दिए हैं कि अतिसार से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसको भी गृहिणी हो जाता है। अतिसार से निवृत्त होने के पश्चात अहित आहार विहार का सेवन करने से और जठराग्नि के मंद होने से। ठीक है, तो इतने सारे कारण हो गए गृहिणी के। ये जो वातज पित्तज कफज सबके अलग दिए हुए हैं, ये आपको करने की ज़रूरत है नहीं है। अब हम देखेंगे इसका संप्राप्ति चक्र, किस तरीके से ये डिजीज होती है। तो निदानों के सेवन से क्या होती है, अल्टीमेटली अग्निमंद होगी, आमदोष की उत्पत्ति होगी। वो क्या करती है, षष्ठी पित्त धरा कला में अपना स्थान संशय करके गृहिणी को दुष्ट करती है। ठीक है, और फिर जब ये दुष्ट हो जाएगी तो क्या है, पक्व अपक्व अन्न का अधोभाग से निर्हरण होने लगेगा, कभी द्रव कभी बधे हुए मल की प्रवृत्ति होगी। यही गृहिणी दोष है। ठीक है, इंटेस्टाइनल डिजीज है ये, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा इस डिजीज के होने के बाद। कभी पक्व मल, कभी डाइजेस्टेड, कभी अनडाइजेस्टेड मल निकलेगा इसमें से। ठीक है, इसके अलावा ये इसका हो गया संप्राप्ति। अब भेद की बात करें तो वातज पित्तज कफज सन्निपातज। ठीक है, 4 होती है ये। इसके अलावा ये आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार है। ठीक है, इसके अलावा आचार्य माधव ने वातज पित्तज कफज सन्निपातज संग्राहक और घटियंत्र, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो आपने ये सब याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गृहिणी का बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखने हैं। तो आचार्य चरक एंड सुश्रुत ने बोला है वातज पित्तज कफज और सन्निपातज। आचार्य माधव ने बोला है वातज पित्तज कफज सन्निपातज संग्रह और घटी यंत्र। ठीक है, उसके बाद बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। और भी कुछ भेद होते हैं, जैसे कि गृहिणी अन्य भेद क्या है, स्वतंत्र गृहिणी दोष, परतंत्र गृहिणी दोष। स्वतंत्र माने बिना अतिसार के होने वाली गृहिणी, और परतंत्र माने अतिसार के उपरांत अपथ्य सेवन से जो गृहिणी उत्पन्न होगी वो परतंत्र गृहिणी है। इसके अलावा अब पूर्व रूप की बात करें तो आचार्य चरक ने इसके पूर्व रूप के लिए ये कहा है। ठीक है, क्या कहा है, पूर्व रूपम तु, आप चाहे तो ये श्लोक याद कर लीजिए वरना इसको कर इसके श्लोकांश याद कर लीजिए कि जैसे तृष्णा है, आलस्य है, बलशय। तृष्णा आलस्य बलशय, विदाहो अन्नस्य पाकश्च, विदाहो अन्नस्य। ठीक है, अन्न का विदा, पाकश्च चिरात, और पाक कैसे होगा, चिरकाल में यानी लेट होगा, और कायस्य गौरवम, शरीर कैसा होगा, भारी होगा। तो तृष्णा आलस्य बलशय, विदाहो अन्नस्य, पाकश्च चिरात और कायस्य गौरवम। ठीक है, ये इसका पूर्व रूप है जो ध्यान रखना है। इसके अलावा अब इसके लक्षणों की बात करेंगे। इसका मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम। ठीक है, ये जो है एक टिपिकल, मतलब ये कोटेशन रख के बोला जाता है मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम। ये कौन सी व्याधि के लिए आया है उसका डिटेल में वर्णन करें, 15 मार्क्स या 20 मार्क्स ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए इसका क्या है, मतलब कि कभी बंधा हुआ मल आएगा, कभी द्रव मल आएगा। ठीक है, इसके अलावा भोजन के तुरंत बाद अपक्व मल की प्रवृत्ति होगी। कृष्णा है, तृष्णा है, अरोचक वैरस्य तम प्रवेश होगा, हाथ एवं पैरों में शोथ होगा, अस्थि में वेदना, छर्दी, ज्वर और तिक्त अम्ल उद्गार होगी। ठीक है, ये सब सामान्य लक्षण हो गए। इसके बाद
वातज लक्षण में देख लीजिए क्या क्या होता है। अन्न कष्ट से पचता है, अन्न में विदा होता है, मुख और कंठ में शोष होता है, क्षुधा एवं तृष्णा का आधिक्य होता है, अपक्व अन्न की प्रवृत्ति होती है, छर्दी एवं अतिसार एक साथ होता है, हृदय में पीड़ा है, कार्श्य एवं दौर्बल्य होता है, मुख वैरस्य होता है, परिकर्तिका है, मानसिक अवसाद है, कर्ण नाद है, भोजन पचने पर आधमान हो जाना, गुल्म, हृदय व प्लीहा रोग बढ़ने की आशंका, ग्रीवा, पार्श, उरु और मस्तिष्क में निरंतर पीड़ा। ठीक है, इसके अलावा पित्तज ग्रहणी में क्या होता है, अपक्व मल का वर्ण नील या पीत हो जाता है, रोगी का वर्ण पीत, दुर्गंध युक्त अम्ल उद्गार होती है, हृदय में दाह, अरुचि, तृष्णा सारे कफ वाले सारे पित्तज आएंगे। अब यहाँ पे कफज में देखिए क्या है कि शूल के साथ वह विलंब से पाचन होता है, उत्क्लेश होता है, वमन होता है, मुख मधुर हो जाता है, अरुचि रहती है, कफ से लिप्त रहता है। ठीक है, कास और प्रतिशाय रहता है, उदर प्रदेश में भारीपन, मैथुन की अनिच्छा, दुर्बलता आदि ये सारे लक्षण इसमें रहते हैं। ठीक है, सन्निपातज में तीनों के मिश्रित लक्षण मिलेंगे। अब एक जो चीज़ आती है वो आती है संग्रह ग्रहणी। ठीक है, थोड़ी अलग है, तो इसको क्या बोला हुआ है कि इसे सन्निपातज ग्रहणी का परिवर्धित रूप कह सकते हैं। ठीक है, आगे की स्टेज कह सकते हैं। इसमें लिखा है, इसमें प्रथम मल का संग्रह होता है, पश्चात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इस स्थिति में अत्यंत दुर्बल हो जाती है, अतः मल का यथा समय स्वाभाविक निर्हरण नहीं हो पाता, अतः मल धीरे धीरे संचित होता रहता है और मल संचित होने पर दबाव जब पड़ता है तब मल की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, मतलब इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अपने आप इंटेस्टाइन नहीं कर पा रही है। जब स्टूल क्या है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से निकलता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो इतना वो जो इंटेस्टाइन है वो नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि जो स्टूल भरा हुआ है पूरा, जब पूरा इंटेस्टाइन स्टूल से भरेगा तब उसका जो वेट है, वेट के थ्रू ही निकलेगा। ठीक है, वही चीज़ उन्होंने बोला है कि जब संचित हो जाएगा तो मल के बाहर से वो निकलेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं कर पाती है वो इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि वो वीक हो जाती है। ये संग्रह ग्रहणी जो है सन्निपातज की फर्दर स्टेज है। इसमें क्या होता है, आंत्र में कूंजन है, दिन में प्रकोप, रात्रि में शमन, द्रव, स्निग्ध, पिच्छिल, अपक्व मल की प्रवृत्ति होती है, पुरीश की प्रवृत्ति होती है, मल प्रवृत्ति शब्द के साथ होती है, मल का अधिक मात्रा में होना, आलस्य, अग्निमांद और दुर्बलता और कटी वेदना, ये सब। घटी यंत्र ग्रहणी में क्या होता है कि लेटने पर पार्श्व में शूल होगा, जल में डूबते हुए घड़े के समान ध्वनि से युक्त। ग्रहणी रोग में घटी यंत्र ग्रहणी रोग को घटी यंत्र कहते हैं। इस रोग में स्वभावतः आंतें इतनी दुर्बल हो जाती हैं कि जिधर लेटे आंतों में पड़ा आहार उदक उसी ओर चला जाता है, इसे असाध्य माना जाता है, और ये जो है इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस से इसको कोरिलेट किया गया है। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है मूव करने पे जब लेटरल से सुपाइन या सुपाइन से लेटरल पोजीशन पे पेशेंट लेटेगा तो क्या है कि उतने बार वो जो पानी है या आहार रस है वो उसमें उसकी आवाज़ आएगी। ठीक है, और वो आवाज़ कैसे आती है कि जैसे घड़े में जल रखा जाता है उस तरीके से, जैसे घड़े में जल रखा हो उस तरीके से पेशेंट के पोजीशन बदलने पर, अलग अलग पोजीशन पे लेटने पर आवाज़ आती है, इसीलिए इसका नाम घटी यंत्र रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अति दुर्बलता रहती है, अति निद्रा आती है, सोते समय पार्श्वशूल होता है और मल की प्रवृत्ति के समय आवाज़ आती है। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और ग्रहणी है, ये राजग्रहणी, शतज ग्रहणी, शयज ये आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये आचार्य चरक या सुश्रुत ने नहीं मानी है, ना ही आचार्य माधव ने मानी है। ठीक है, इसको आगे इसे छोड़ते हैं। अब बात करते हैं साध्यता की। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रहणी बालकों में साध्य, युवाओं में कृत साध्य होती है और वृद्ध में असाध्य होती है। वातज, पित्तज, कफज ये जो है सुख साध्य है, सन्निपातज कृत साध्य और घटी यंत्र वाली असाध्य है, सग्रह ग्रहणी दुष्चिकित्से है, और जिन लक्षणों से युक्त अतिसार असाध्य है उन्हीं लक्षणों, ये वाला पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं, छोड़िए। ठीक है, उपद्रव नहीं करने हैं सब कुछ। अब इसकी चिकित्सा सिद्धांत की बात करते हैं।
चिकित्सा सिद्धांत में सबसे पहले निदान परिवर्जन वाला ही पॉइंट हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, निदान परिवर्जन करेंगे। फिर लिखा है ग्रहणी आश्रित दोषों की चिकित्सा अजीर्ण रोगों के समान ही करनी चाहिए। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले लंघन व दीपन औषधियों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है निदान परिवर्जन, सेकंड पॉइंट लिखना है लंघन एंड दीपन औषधियाँ सेम एज अजीर्ण, ऐसा लिख दीजिएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आ जाएगा कि पक्वाशयस्थ लीन साम दोष के लिए क्या करना है, दीपन औषधि व विरेचन किया जाता है, और सर्व शरीर गत साम रस के लिए लंघन और पाचन औषधियाँ। तो ये ध्यान रखना है, इसमें पक्वाशय में है दोष तो दीपन एंड विरेचन, पूरे शरीर में दोष हैं तो उनको लंघन एंड पाचन औषधियाँ से जीतना चाहिए। इसके अलावा ग्रहणीगत साम दोष की स्थिति में सुखोष्ण जल या मदन फल, पिपली व सरसप का कषाय देकर वमन कराना चाहिए। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि ग्रहणी दोष में क्या करना है, ग्रहणी साम दोष में वमन कराना है, बस इतना ध्यान रखेंगे। फिर आचार्य सुश्रुत ने ग्रहणी दोष में दीपन चिकित्सा हितकर बताइए, ये पॉइंट भी आपने इसको ना स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि कौन आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, ऐसे करके। फिर आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है, ग्रहणी दोष की चिकित्सा में अजीर्ण के समान करने का उपदेश किया है, ये भी लिखना है। आचार्य चरक ने तक्र का प्रयोग उत्तम बताया है। अर्श, अतिसार, ग्रहणी ये तीनों रोग परस्पर एक दूसरे के हेतु होते हैं तथा अग्नि के मंद होने पर उत्पन्न होते हैं, अतः इनकी चिकित्सा अग्निवर्धक दीपन से करनी चाहिए। देखिए ये तो जनरल हो गए। ठीक है, अब जैसे वातज है, पित्तज है, कफज, ग्रहणी है, सभी के बारे में आप दो या तीन पॉइंट्स भी यहाँ से चिकित्सा सूत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। बाकी व्यवस्था पत्र और जो शमन औषधियाँ हैं वो सेम ही रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो वातज में हमें क्या करना है कि आम दोष का पाचन करने के पश्चात पहले क्या करना है, आम दोष का पाचन, उसके बाद क्या करना है, वातज ग्रहणी में दीपन द्रव्यों से सिद्ध घृत का सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा क्या करना है, अग्निदीप्त होने पर वात अनुलोमनार्थ स्नेहन स्वेदन पश्चात वातग्न औषधियों के क्वाथ से निरुवस्ती देनी चाहिए। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, देखिए पहले हमने क्या करना है, आम दोष का पाचन करना है, उसके बाद हमने दीपन द्रव्य देना है, उसके बाद क्या करना है, वात अनुलोमन स्नेहन स्वेदन देना है और निरुवस्ती उस पेशेंट में दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा वात शमन होने के बाद शिथिल दोष के निर्हरण के लिए विरेचन भी करना है। यहाँ पे उचित शोधन के बाद अनुवासन वस्ती देनी है, बस इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पित्तज में क्या है कि पित्तज ग्रहणी में दोषों का उत्क्लेश होने पर बढ़े हुए पित्त को वमन से निकालना है एवं विरेचन से। ठीक है, इसके अलावा क्या है, दीपन ग्राही औषध व घृत मिलाकर खट्टे अनार रस से भोजन कराना चाहिए, खट्टा ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा तिक्त घृत व दीपनीय द्रव्यों का चूर्ण के प्रयोग से जठराग्नि को दीप्त करें। नाउ वी विल सी अबाउट कफज ग्रहणी। इसमें क्या करना है, सबसे पहले वमन कराना है, देन कटु अम्ल क्षार लवण एवं तिक्त द्रव्यों के प्रयोग से अग्नि को दीप्त करना है। खाए हुए अन्न को यहाँ पे भी अम्ल द्रव्यों से ही अम्ल द्रव्यों के साथ ही हमको जो भी हमने खाना खाया है या जो भी पेशेंट को हमने खिलाया उसके बाद हमें उसे खट्टे द्रव्य ही देना है जिससे डाइजेशन इजी हो। ठीक है, सन्निपातज ग्रहणी में क्या करना है कि पंचकर्म कराना है विधि पूर्वक, अग्निवर्धक औषध, अग्निवर्धक घृत, क्षार, आसावरिष्ठ इन सब का प्रयोग करना है। इसके अलावा वात, पित्त, कफज जो ग्रहणी थी इनमें जो जो बताया गया वो सब यहाँ पे करना है। इसके अलावा अब इन जनरल जो है चिकित्सा सिद्धांत बताए हुए हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है ग्रहणी में कि सबकी अलग अलग चिकित्सा करके वात, पित्त, कफ और सन्निपातज इन सब की अलग अलग चिकित्सा करने के बाद क्या करना है, दुर्बल अग्नि को तीव्र करने के लिए घृत श्रेष्ठ अग्निदीपक है। इसके अलावा अपक्व मल का निर्हरण होने पर दीपनीय औषधियों से सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए। ग्रहणी
ग्रहणी दुष्टि से पीड़ित रोगी में कठिनता से सशूल मल प्रवृत्ति होने पर नमक एवं घृत एक में मिलाकर उसका घृत भोजन, ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाते हैं 10 पॉइंट्स हो जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं शमन औषधियों में हम क्या क्या देंगे। अग्निकुमार रस, इसके अलावा सूत शेखर रस आप ध्यान रखें, आनंद भैरव रस याद रखें, हेम गर्भ पोटली रस, ये सब ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा वटी में आ जाएगा अग्नि तुंडी वटी, और चित्रकादि वटी, ठीक है। फिर चूर्ण में आ जाएगा ईसा बिल्व मज्जा चूर्ण, ईसाब गोल चूर्ण, इसके अलावा लवंगादि चूर्ण, दाड़िमाष्टक चूर्ण और पाठादि चूर्ण, ये सब आपने नागराद भी, ठीक है। ये चूर्ण के नाम ध्यान रखने हैं। क्वाथ और आसा वरिष्ठ में धान्यक आदि क्वाथ, धान्य पंचक आदि क्वाथ, नागर आदि क्वाथ, चतुर्भद्र क्वाथ, ये सब है। तक्रारिष्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है। और घृत और तेल में क्या लेना, क्या इसमें यूज़ करेंगे, तो महाषडपल घृत, शुंठी घृत, पंचमूलाद घृत, त्रयोष्ण घृत और दशमूलाद घृत, ये सब इसमें यूज़ करेंगे। अवलेह में ऐसा सच कुछ नहीं है। शार गुटिका एक यहाँ पे यूज़ होती है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। शार गुटिका, भल्लातक शार, दैट्स इट। फिर कल्प वगैरह में कुछ खास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इसी से आपने एक व्यवस्था पत्रक इसका तैयार करना है और पथ्य अपथ्य में ये सारी चीज़ें आपने इसकी लिखनी है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है गृहिणी की। गृहिणी पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इतना सारा पढ़ाया है आपको। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ, जो है गुल्म रोग, ठीक है। गुल्म रोग में गुल्म के निदान पहले देखेंगे। तो गुल्म के निदान में आ जाएगा पुरीश, कफ तथा पित्त का अधिक निकल जाना, वेग विधारण, बाहरी अभिघात, शोक, कठिन रास्तों पर चलना, अधिक दबाव पड़ना, रूक्ष अन्नपान का सेवन, पंचकर्म का ठीक से ना हो पाना, किसी रोग के कारण शरीर का दुर्बल हो जाना, ठीक है। ये सब, इन सब कारणों से क्या होगा कि निदान सेवन, वात प्रकोप होगा। कफ एंड पित्त की मेनली यहाँ पे दुष्टि होती है। कफ पित्त द्वारा वायु का मार्ग अवरोध होगा। कुपित वायु क्या करेगी, अब ऊर्ध्व गमन करेगी। ऊर्ध्व गमन करके पार्श्व हृदय बस्ती उदर नाभि में शूल उत्पत्ति करती है। परिपिंडित वायु का गुल्म वत होना, ठीक है। वहाँ पे एक गुल्म जैसा बॉल, गांठ जैसी आप ऐसे समझिए, वो इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब इसकी बात करते हैं भेद की। तो इसके वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज गुल्म, ठीक है। ये भेद आपने ध्यान रखने हैं। वाग्भट ने तो एक्स्ट्रा माने हैं, अंतर गुल्म और बाहिर गुल्म, ठीक है, गुल्म, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा पूर्व रूप करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। साध्यता में नाभि व हृदय के बीच में उत्पन्न, कभी घटने कभी बढ़ने वाली ग्रंथि, अरुचि, मल मूत्र व अपान वायु का अवरोध, आना, उद्गार, ये सारे लक्षण इसके सामान्य लक्षण है, ठीक है। इसके अलावा विशिष्ट लक्षण में जैसे वातज है तो वात के हिसाब से अलग अलग तरीके का पेन होगा, पित्त में दाह आदि होगी, कफज में विबंध वगैरह की सिचुएशन रहेगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि वातज गुल्म में क्या होगा, रूक्षण के अति, ये इसके निदान दिए हुए हैं। हमें निदान तो हमने देख लिए इन कॉमन, वो अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अभी आपको सामान्य लक्षण बताए। अब हम देखते हैं इसके विशिष्ट लक्षण। देखिए ये दिया हुआ है, वातज गुल्म के लक्षण क्या दिए हुए हैं, हृदय और कुक्षी में पीड़ा, मुख व गले का शोष हो जाना, चल गुल्म, मोबाइल होता है वो, शीत पूर्वक ज्वर, अन्न पाक देर से होता है और खाली पेट इसमें दर्द होता है, भोजन लेने पर गुल्म का शमन हो जाता है, ठीक है। पुरीश की अप्रवृत्ति होती है, अपान वायु की अप्रवृत्ति होती है।
पित्तज गुल्म में क्या होता है? ज्वर, पिपासा, लाल वर्ण हो जाना शरीर का, भोजन के पच जाने के बाद ये बढ़ता है। वो क्या है? भोजन करने पे शांत हो जाता है। यहाँ पे स्वेद आधिक्य भी होता है। इसके अलावा उदर प्रदेश में दाह और गुल्म प्रदेश में स्पर्श असहनता होती है। अब बात करते हैं कफज गुल्म की। तो कफज गुल्म में क्या है? शीत, गुरु, स्निग्ध आहार के अति सेवन से होता है। ये सब तो उसके निदान दिए हुए। लक्षण की बात करते हैं तो शीत पूर्वक ज्वर, स्थैमित्य, गुल्म स्थान में जकड़ाहट, गात्र साध एवं शिथिलता, हल्लास, कास, अरुचि, शरीर गौरव, ये सारे लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब सन्निपातज में क्या मिलता है? तीनों के मिश्रित लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। और रक्तज गुल्म में निम्न लक्षण मिलते हैं। कभी कभी स्पंदन होना, कभी शूल होना, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। वृद्धि की गति अनिश्चित होती है, कभी तेजी से बढ़ता है, कभी स्लो बढ़ता है। 10 माह के बाद भी गुल्म बना रहता है, अतः गुल्म की चिकित्सा 10 माह बाद ही करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अब ये अंतर्गुल्म और बहिर्गुल्म के लक्षण दिए हुए हैं जो आचार्य वाग्भट ने बताया था। तो अंतर्गुल्म में क्या होता है कि जठराग्नि की हानि हो जाती है, बलवर्ण का नाश हो जाता है, मलमूत्र आदि की प्रवृत्ति कम हो जाती है, उदरांग में वेदना होने लगती है। बाह्यगुल्म में क्या होता है? कोष्ठांगों में पीड़ा होती है, गुल्म में विवरणता होती है और बाहरी उत्स्वेद होता है। इसके अलावा अब मेन जो इसकी बात आती है वो आती है साध्यता की चिकित्सा सिद्धांत इज मेन। साध्यता तो आप लोग खुद से ही देख सकते हैं कि त्रिदोषज है जो जिसमें बहुत ज़्यादा लक्षण है वो असाध्य है। वो नहीं भी लिखेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे स्किप कर दीजिए। ठीक है। अब जो हमारा मेन काम का है वो चिकित्सा सिद्धांत है। ठीक है। यहाँ पे भी हमने 10 पॉइंट के हिसाब से कोशिश करनी है कि 10 पॉइंट लिखें, इसमें हो जाएंगे 10 पॉइंट। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि आचार्य चरक और सुश्रुत ने समस्त गुल्म की चिकित्सा के सामान्य चिकित्सा सिद्धांत प्रतिपादन किया है। ठीक है। उनके अनुसार गुल्म क्या है? एक वात प्रधान व्याधि है, सभी प्रकार वात दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। समस्त गुल्म में स्नेहन स्वेदन के पश्चात जो भी चिकित्सा कही गई है वो सफल होती है। फिर लिखा है बार बार निरु और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करके समस्त गुल्म शांत हो जाते हैं। सेक, अवगाह, प्रदेह, अभ्यंग, वमन, मर्दन, स्वेदन, लंघन, शपण तथा स्नेहन आदि कर्मों से गुल्म की चिकित्सा लाभप्रद होती है। ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा है ये वाला पॉइंट कि अग्निमान से गुल्म बढ़ जाता है तो अग्नि की तीव्रता होने पर गुल्म शांत भी हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं? अग्नि की बल की रक्षा करते हैं, अग्निवर्धक उपाय करते हैं। फिर है आचार्य चक्रदत्त अनुसार क्या है? गुल्म प्रदेश में रक्त मोक्षण एवं जिस ओर गुल्म हो उसी ओर की बाहु में सिराव्यधन भी करना चाहिए। इसके अलावा अब ये जो गुल्म के भेद हैं, भेद के अनुसार इन्होंने कुछ चिकित्सा बताई हुई है, वो भी हमें देखनी है। अब बात करते हैं वातज गुल्म की। तो इसमें क्या है? रूक्ष आहार विहार, अति व्यायाम से उत्पन्न वातिक गुल्म में तीव्र वेदना होने पर सबसे पहले स्नेहपान कराते हैं। इसके अलावा स्निग्ध भोजन, स्नेहन, अभ्यंग, स्नेहपान, निरु एवं अनुवासन द्वारा स्नेह पश्चात स्वेदन कराना चाहिए। वही है, पहले स्नेहन कराओ फिर स्वेदन कराओ। उसके बाद क्या है और क्या बोल रहे हैं कि नाभि के ऊपर स्थित गुल्म है वहाँ पे भी स्नेहपान हितकर होता है। पक्वाशय में स्थित गुल्म है तो वहाँ बस्ती का प्रयोग करें। संपूर्ण पूरे उदर में आश्रित है तो स्नेहपान और बस्ती दोनों का प्रयोग करें। इसके अलावा वातज गुल्म में क्या है? स्नेहन करके स्नेह विरेचन देकर शीघ्र निरु और अनुवासन से चिकित्सा करें। और क्या देखना है कि वातज गुल्म में स्नेहन स्वेदन, घृत पान, चूर्ण, ब्रह्मण गुटिका, वमन विरेचन तथा रक्तमोक्षण करें। वातज गुल्म में कफ एवं वात शांति हो जाने पर यदि पित्त एवं रक्त प्रकुपित हो गया हो तो उनकी चिकित्सा भी करनी चाहिए। बस इतने ही पॉइंट ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पित्तज गुल्म के चिकित्सा सूत्र में। तो यहाँ पे क्या करना है? स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों के सेवन से पित्तज गुल्म का संचरण तथा रूक्ष एवं उष्ण वस्तु के सेवन से पैत्तिक गुल्म की पित्त शांति करनी चाहिए। इसके अलावा पक्वाशय में है तो शीर वस्ती दें, अग्नि बल का ध्यान रखें, तिक्त द्रव्यों को यहाँ पे खिलाएं और रक्त मोक्षण करने से गुल्म का मूल
छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कफज की। इसमें क्या है कि शीतल, गुरु एवं स्निग्ध आहार विहार का सेवन करने से उत्पन्न कफज गुल में मंदाग्नि हो तो उसे लंघन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अग्निमांद, वेदना, उत्क्लेश एवं अरुचि हो तो वमन कराएं। वमन एवं लंघन के बाद उष्ण द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। कफज गुल में क्षार, अग्निकर्म, अरिष्ट पान द्वारा जीता जाना चाहिए। नेक्स्ट है सन्निपातज में तो ऊपर जो भी बताया गया वो लिखा हुआ है। और रक्तज गुल में बस इतना ध्यान रखिए कि गर्भकाल 10 माह बीत जाने पर स्नेहन स्वेदन करा के स्नेह विरेचन देना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है, बाकी नहीं करना है इसमें। अब देखते हैं इसमें शमन औषधियाँ हमें क्या क्या ध्यान रखनी है। तो शमन औषधियों में गुल्म कुठार रस, इसके अलावा अग्नि कुमार रस और सर्वेश्वर रस, ये ध्यान रखना है। वटी में हिंगवादी वटी, कांकायन वटी। इसके अलावा चूर्ण में हिंगवाष्टक चूर्ण, शट्यादि चूर्ण, नागरादि चूर्ण, वचादि चूर्ण, लवंगादि चूर्ण। क्षार में याद करेंगे सर्जी क्षार और पलाश क्षार। क्वाथ, आसव, अरिष्ट में याद करना है आपने द्राक्षा, त्रिफला क्वाथ और वारुणादि क्वाथ, लहसुन शीर, पंचमूल क्वाथ, ये सब ध्यान रखना है। घृत हम यहाँ पे क्या देंगे, त्रियुष्णादि घृत, हिंगु सौवर्चल आदि घृत, हपुष्पाद घृत और पिपल्याद घृत, वासाघृत और दशमूलाद घृत, ठीक है, ये सारी चीज़ें देंगे। इसके अलावा पाक में कुछ करना नहीं है। देन मैंने जैसे बताया आदर्श व्यवस्था पत्रक कैसे बनाएंगे, जितने भी हमने ये पढ़े रस, औषधियाँ, वटी, चूर्ण, सब कुछ एक एक डाल दीजिए और एक व्यवस्था पत्रक तैयार करके लिख दीजिए पेपर में। और पथ्य अपथ्य में आपने ये सब लिखना है, ठीक है। पूरा अन्न व स्रोतस का सेम ही पथ्य अपथ्य बनाइए, ठीक है। सो दैट वॉज इट अबाउट गुल्म। देखिए गुल्म है, ग्रहणी है, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं अन्न व स्रोतस में, तो ये आपने ध्यान रखना है। गुल्म, ग्रहणी, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट करेंगे, दैट इज अम्लपित्त। अब स्टार्ट करेंगे अम्लपित्त। इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और पेशेंट्स भी बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके निदान क्या है, वर्णन इसका पृथक रूप से माधव निदान ने किया है, ठीक है। इसके निदान है मेनली वो जो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो अति अम्ल एवं उष्ण पदार्थों का सेवन, मद का अधिक सेवन, अभिष्यंद तथा पिष्ठान का अति सेवन, अध्यशन, विरुद्धासन, विदाही, अन्नपान, अजीर्ण में भोजन, ये सब, ठीक है। इसके अलावा कुलत का अधिक सेवन, आनुपदेश में निवास, वेग विधारण, वर्षा एवं शरद ऋतु, विष प्रयोग तथा अन्य पित्त प्रकोपक हेतु, ठीक है, ये सब इसके कारण हैं। इसके अलावा संप्राप्ति कैसे चलेगी, निदान के सेवन से तथा वर्षा ऋतु एवं आनुपदेश, ठीक है। पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया, पित्त विदग्ध हो गया, पित्त का अम्ली भाव हो गया, ठीक है, अम्ल बन गया वो, और अम्लोद्गार आदि लक्षण उत्पन्न होंगे और इसी से अम्ल पित्त की उत्पत्ति होती है। अम्ल पित्त के भेद क्या क्या हैं, दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो गति भेद से, एक दोष भेद से, ठीक है। तो गति भेद से क्या है, ऊर्ध्व अम्ल पित्त, अधो अम्ल पित्त, और दोष संसर्गज के हिसाब से क्या है, वात अधिक अम्लपित्त, कफाधिक्य अम्लपित्त और वात कफाधिक्य अम्लपित्त, ठीक है। अब इसके सामान्य लक्षण हम देखते हैं। इसमें मेनली क्या मिलेगा, अविपाक मिलता है, क्लम मिलता है, उत्क्लेश, तिक्त अम्ल उद्गार, हृद कंठदाह और अरुचि, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा ऊर्ध्व अम्लपित्त में क्या क्या मिलेगा, देखिए ऊर्ध्व अम्लपित्त में हरित, पीत, नील, कृष्ण, अति पिच्छल, विविध रस युक्त अति अम्ल वमन करेगा पेशेंट, अम्ल उद्गार आएंगी उसको, भोजन करने पर अथवा बिना किए वमन, ठीक है। भोजन हो सकता है भोजन खाने के बाद उल्टी आ जाए, या बिना खाना खाए
वॉमिट आ जाए उसको, ठीक है। हृदय प्रदेश में दाह होने लगेगा, कंठ दाह होगा, शिरशूल होगा उसको, हस्तपाद दाह होगा और उष्णता रहेगी। इसके अलावा अरुचि, ज्वर, कंडू, मंडल आकार चकत्ते पड़ जाएंगे उसके, और और पीडिका की उत्पत्ति होगी। इसके अलावा जो अधो, ये सब इसकी बातें हो गई, ये हो गई ऊर्ध्व अम्लपित्त की क्या क्या लक्षण दिखेंगे। अब जो अधो है उसमें क्या मिलेगा, तृष्णा, मूर्छा, दाह, भ्रम, मोह, हरे पीले रक्त वर्ण के वर्ण का पित्त गुदमार्ग से स्रवित होगा, उत्क्लेश और कोट होगा, अग्निमांद और रोमहर्ष होगा, स्वेद और अंगों में पीलापन, ये सब होगा, ठीक है। अब इन्होंने दोषों के हिसाब से जो अम्लपित्त है उसके लिए लक्षण बताए हुए हैं। तो जो वात अनुबंध अम्लपित्त है उसमें क्या मिलेगा, कंपन, प्रलाप, मूर्छा, शरीर में चुनचुनाहट, शैथिल्य, शूल, तम प्रवेश, विपरीत ज्ञान मिलेगा वहां पे, ठीक है। अल्टर्ड सेंसोरियम जिसे कहते हैं, रोम हर्ष मिलेगा। इसके अलावा जिसमें कफ की अधिकता होगी वहां पे कफ पिष्टिवन, गौरव, जड़ता, अरुचि, शीत वमन, मुख में कफ से लिप्त रहेगा, अग्निमान, कंडू और अनिद्रा आएगी। इसके अलावा जो वात और कफ दोनों के लक्षण जिसमें मिलेंगे उसमें क्या होगा, हृदय में दाह होगी, तिक्त उद्गार होगा, तिक्त अम्ल उद्गार होगा, भ्रम होगा, तम होगा, मूर्छा, छर्दी, आलस्य, शिरशूल, प्रसेक और मुख माधुर्य, ये सब देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अब चिकित्सा सिद्धांत की बात करेंगे। इसमें साध्यता में यही है कि जो नया है वो इजीली क्योरेबल है। चिरोक्त अम्लपित्त यापी होता है, यदि रोगी नियमित आहार विहार का पालन करे तो कष्ट साध्य अम्लपित्त भी साध्य हो जाता है। तो इन शॉर्ट अम्लपित्त साध्य व्याधि है। इसके अलावा अब चिकित्सा सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने वो ही करना है, निदान परिवर्जन कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, अम्लपित्त की चिकित्सा में सर्वप्रथम निदान परिवर्जन ही करना चाहिए। उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही, विष्टम्बी, पित्तवर्धक आहार विहार का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब क्या है, संशोधन चिकित्सा में क्या है, जो ऊर्ध्व अम्लपित्त में है उसमें कफ का संसर्ग होता है, तो इसलिए वमन कराएं, और अधो अम्लपित्त में विरेचन कराना चाहिए। इसके अलावा वमन के लिए पटोल पत्र, निम्बपत्र, क्वाथ में मदन फल व मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। तत्पश्चात निशोच चूर्ण को अम्ल की स्वरस में मधु के साथ रेचनार्थ प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो वमन के लिए क्या द्रव्य यूज करना है, विरेचन के लिए वो यहाँ पे बताया है। नवीन अम्लपित्त में क्या करना है, वमन विरेचन से पर्याप्त शोधन हो जाता है, परंतु चिरकारी अम्लपित्त में क्या है कि वमन विरेचन के बाद भी हमें आस्थापन अनुवासन वस्ती देने के लिए कहा गया है। नवीन में तो खाली वमन विरेचन से काम हो जाएगा, लेकिन जो पुराना है उसमें क्या है कि हमें आस्थापन और अनुवासन वस्ती भी वहां देनी पड़ेगी। इसके अलावा सम्यक संशोधन के पश्चात सम्यक संशोधन के पश्चात अम्लपित्त में दोषों के संसर्ग की स्थिति में पुनः दोष प्रकोप न हो, इसके लिए तिक्त रस प्रधान औषधियों का प्रयोग करना चाहिए तथा लघु अन्नपान एवं पथ्य भोजन का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अब इसकी जो है शमन औषधियां हमें जो ध्यान रखनी है वो है रस भस्म। रस में क्या क्या हम ध्यान रखेंगे, रस भस्म या पिष्टी में, तो सूतशेखर रस, इसके अलावा कामदुधा रस, शंख भस्म, ये तीन आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये बहुत कॉमनली यूज होती है। वटी में हम क्या देखेंगे, सौभाग्य सुंठी मोदक, ठीक है, और पानीय भक्त वटी, ये सब। चूर्ण में देखिए अविपत्तिकर बहुत कॉमनली त्रिफला चूर्ण, हरित की चूर्ण, ये करना है। इसके अलावा बस इतना ही काफी है। और क्वाथ में पटोलादि क्वाथ, पंचतिक्तादि क्वाथ और वासादि दशांग क्वाथ, ठीक है। इसके अलावा घृत में क्या यूज करेंगे, वासादि घृत, दाक्षादि घृत, नारायण घृत,
ये सब, ठीक है। अवले में कूष्मांड अवले बस एक ध्यान रखना है, नारिकेल खंड भी ध्यान रखिए। अब व्यवस्था पत्र इसका इसी तरीके से बनेगा, शंख भस्म सूतशेखर रस अविपत्ति कर चूर्ण, ठीक है, ये सब इस तरीके से बना हुआ है। अब बात करते हैं पथ्यापथ्य की। तो जो भी पित्तवर्धक आहार विहार है वो यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो ये बात होती है अम्ल पित्त की। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बची हुई डिजीज़ हैं अन्वय श्रोतस की उनको कवर अप करेंगे। थैंक यू।